टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, तो जब हमने कंपनी फॉर्म किया तो हमने यहाँ पे जो भी लीगल प्रोसेस था वो फॉलो किया है। उसी तरह जब कंपनी बंद होती है तो हमें वहाँ पे लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है। कंपनी आप ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। अगर आपको कंपनी, जब आपने यहाँ देखिए पिक्चर में कंपनी ओपन किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ा, लीगल चार्जेस पे करना पड़ा। उसी तरह कंपनी बंद करते वक्त भी आपको यही सब रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आपको कोर्ट से परमिशन लेना होता है कंपनी बंद करने के लिए। तो अगर हम एकदम इजी लैंग्वेज में बताएं तो लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ वेयर बाय द कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ कंपनी कम्स टू एन एंड। ठीक है, जब कंपनी की लाइफ खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, उसको हम लिक्विडेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो लॉ का है, जो कानूनी तौर पे होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। हम ह्यूमन बीइंग का, जैसे हमारे लिए बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन करना होता है, हमें एक फॉर्म भर के बीएमसी में सबमिट करना होता है। कुछ दिनों बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसी तरह जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी हमें प्रोसेस फॉलो करना होता है। हमें बीएमसी जाके उसके लिए भी एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा। फिर हमें वहाँ पे एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो हमारा डेथ सर्टिफिकेट होगा। तो जिस तरह से ये प्रोसेस था उस तरह से यही प्रोसेस फॉलो होगा। अभी लिक्विडेशन, अब हम वाइंडिंग अप बिजनेस करते हैं तो वो इसके मोड देख लेते हैं। मोड ऑफ वाइंडिंग अप। मोड ऑफ वाइंडिंग अप में पहला आता है कंपलसरी वाइंडिंग अप। व्हाट इज कंपलसरी वाइंडिंग अप? कि मतलब यहाँ पे कोई और चारा नहीं है आपके पास, आपको आपका बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। अब उसके अंदर दो केसेस आते हैं कंपलसरी में। पहला है हमारा इनएबिलिटी टू पे डेट्स। इनएबिलिटी टू पे डेट्स मतलब के कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल खराब है, वो कोई भी, उनका बर्डन इतना बढ़ गया है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रहे। तो इट्स बेटर कि वो क्या करेंगे, वो कंपनी शट डाउन करेंगे ना। होता ही है, जब कंपनी बंद करना है, हम डायरेक्टली कंपनी बंद नहीं करते, हम कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं। हमारा प्रोसेस ऐसे होता है, पहले कंपनी को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो हम एक्सटर्नल, उसमें अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। अगर वहां भी बेनिफिट नहीं हो रहा, मतलब आप संभल नहीं पा रहे हो, फाइनेंशियल पोजीशन और बेकार होती जा रही है, तो बेटर क्या है, अब आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। क्यों बंद कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू पे योर डेट्स। सेकंड है हमारा ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स। मतलब यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है लेकिन वो कंपनी या तो इलीगल होगी या अनलॉफुल होगी, या वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रही है वो अगेंस्ट द लॉ होगा, विच इज नॉट बेनिफिटेड फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी को हार्मफुल हो सकता है। तो सेकंड केस में ये आ सकता है आपका, अगर अगर ये अनलॉफुल बिजनेस है तो ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 का रूल अप्लाई होगा। अगर आप वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए जा रहे हो, अगर आप अपनी कंपनी खुद आपको बंद करना है, तो वो अगर आप मार्च 31 मार्च 31 मार्च 2017 से पहले अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कंपनी एक्ट 2013 विद कोर्ट रूल्स अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप अप्रैल के बाद कर रहे हो तो वहाँ पे आपको आईबीसी कोड लगेगा, सेक्शन 59 का। आईबीसी कोड इज नथिंग बट हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाते वक्त तीन तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं: स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेफिशिएंसी अकाउंट और लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हमारे सिलेबस में फिलहाल थर्ड वाला पार्ट कवर किया गया, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बना करके शो करते हैं। पहले के जो दो मेथड दिया है उसके बारे में हम थोड़ा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट भी सिंपल है, लेकिन ये सीए सीएस सिलेबस के लिए ज़्यादातर आता है। और हमारे यूजी लेवल के लिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको थर्ड वाला आएगा, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम यहाँ पे चार कैटेगरी, हमारा ए बी सी डी। पहला है हमारा रिलेटिंग टू एसेट्स। जब हम बिजनेस बंद करते हैं तो हमें एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटी को पे करना है। तो जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो यहाँ पे एसेट्स की दो कैटेगरी होगी। पहला होगा लिस्ट ए में एसेट्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट विच इज नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। मतलब ये वहाँ यहाँ ये वो एसेट्स को लेंगे जो
जिसपे कोई भी प्लेज या हाइपोथिकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। अब प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में हमने लोन ले रखा है, तो वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ कवर होगा, वो पार्ट बी में कवर होगा, नीचे वाला पार्ट लिस्ट बी में कवर होगा यहाँ पे। और बाकी के जो एसेट्स है वो कहाँ कवर होंगे, लिस्ट ए में, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी हाइपोथिकेशन नहीं दिया है। अच्छा, अब जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने बोला हमने उस पर हाइपोथिकेट किया है, तो हमारे मशीनरी 10 लाख की है और हमने 8 लाख का लोन लिया है, तो यहाँ पे सरप्लस लिखेंगे। 10 में से 8 लाख चला जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 2 लाख। वो 2 लाख हम लिस्ट बी में शो करेंगे। रिलेटिंग टू लाइबिलिटी, रिलेटिंग टू लाइबिलिटी में अगेन यहाँ पे लिस्ट बी आ रहा है। अभी लिस्ट बी क्या होगा, वही वाला पार्ट है ऊपर जो हमने देखा एसेट्स का पार्ट, सेकंड वाला पार्ट। जैसे 10 लाख की मशीनरी है लेकिन उसमें 8 लाख का लोन है, तो वो 8 लाख का लोन हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्या बोल के, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के हेड में आ जाएगा। ठीक है। और जो 10 लाख की मशीनरी थी, तो 2 लाख रुपया जो सरप्लस बचा वो लिस्ट भी ऊपर जाएगा एसेट्स में, और जो 8 लाख रुपया था वो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट सी में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का एक अच्छा खासा वर्किंग है, बट वो हमें इतना इन डेप्थ नहीं है। कि अगर हमको सैलरी पे करना है तो वो सबसे प्रायोरिटी बेस पे होता है हमारा, और उसका भी कुछ कंडीशन है, आपको वो कंडीशन के बेस पे करना है। फिलहाल वो कंडीशन पे हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स या जिनका अमाउंट गुड्स लेकर के ड्यू हो चुका है और मतलब 3 महीना 4 महीना हो चुका है, उनको अभी के अभी पे करना, तो दे आर अवर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो लिस्ट सी में कवर होंगे। नेक्स्ट है हमारा डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ना हमारे पास जब भी हम डिवेंचर इशू करेंगे हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। ज्यादातर कंपनी फ्लोटिंग चार्ज ही इशू करती है। अगर फिक्स चार्ज इशू हुआ है तो फिक्स चार्ज ऑलरेडी कवर हो गया हमारा लिस्ट बी में। तो डिवेंचर अगर हमने इशू किया है तो डिवेंचर आपको कहाँ शो करना है, लिस्ट डी में कवर करना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसके अलावा जो भी क्रेडिटर्स बचा है, अगर हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स 2 लाख का है, वो 2 लाख में से अगर 50,000 प्रेफरेंशियल है तो बाकी का 1.5 लाख कहाँ जाएगा, वो अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। उसको हम बोलते, वो लिस्ट डी में कवर होगा, दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जब भी हमें पे करना होता तो हम पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करेंगे और लास्ट में हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते हैं। रिलेटिंग टू शेयर्स, सी पार्ट हमारा। अब यहाँ पे दो तरह के शेयर है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को हमारा कंडीशन है, कंपनी एक्ट का आर्टिकल क्या बोलता है कि जब भी वाइंडिंग अप होती है, लिक्विडेशन होता है, तो जब भी आप पैसा पे करोगे तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर को मिलेगा। दे हैव गॉट, प्रेफरेंस शेयर हैव गॉट ऑल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एज वेल एज डिविडेंड। जब डिविडेंड की बारी होती तो वहां पे भी आप पहले प्रेफरेंस को देंगे, बाद में हम इक्विटी शेयर्स को देंगे। तो ये हमने प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया वो लिस्ट एफ में कवर हो जाएगा, और जो हमने इक्विटी शेयर्स को पे किया वो लिस्ट जी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट इज डेफिशिएंसी और सरप्लस। ना ये लिस्ट एच में आता है। नाउ जब हम वाइंडिंग अप करते हैं तो एंड में हमारे पास या तो पैसा बचेगा या पैसा नहीं बचेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर हमारे पास पैसा बचता है एंड में तो वो हमारा सरप्लस हो गया, लेकिन ज्यादातर केस में 90% केस में हमारे पास कंपनी को लॉसेस होता है, तो वो हमारा डेफिशिएंसी हो जाता है, जो कहाँ कवर करेंगे, दैट इज कवर अंडर लिस्ट एच में कवर किया जाता है। डेफिशिएंसी अकाउंट, ये हमारा सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जब हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये हमारा अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, और दूसरा वाला बोलेंगे हम आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे वो वाले इंफॉर्मेशन आएंगी जिसके वजह से आपको डेफिशिएंसी होता है, और दूसरा वो आइटम जिसमें डेफिशिएंसी कम होता है। बेसिकली जो आपकी लाइबिलिटीज है वो पहले पार्ट में कवर होगी, और जो आपके एसेट्स है वो सेकंड पार्ट में कवर होंगे। नाउ नीचे देखते हैं, द एक्सेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ओवर द सेकंड पार्ट इज डेफिशिएंसी। मतलब पहला वाला पार्ट लाइबिलिटी ज्यादा और एसेट्स आपके पास कम है, मतलब आपको 10 लाख रुपया पे करना है लेकिन आपके पास 9 लाख रुपया ही है, तो वहां पे आपका 1 लाख क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख का एसेट्स है और आपको 8 लाख ही पे करना है, 2 लाख बच जाएगा, तो 2 लाख क्या हो जाएगा हमारा, सरप्लस। अब आते हैं मेन पार्ट पे, हमारा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसपे हमें प्रॉब्लम आएगा एक यूजी लेवल पे। ना जब हम कंपनी बंद करते हैं तो जैसे हमने बताया कि हमें लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स दे विल अप्लाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि वी वांट टू लिक्विडेट अवर कंपनी, हमें अपनी कंपनी बंद करना है। नाउ दे विल अपॉइंट वन पर्सन, एक आदमी को अपॉइंट करेंगे जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर।
ना इसका काम क्या होगा, he will look after all the dissolving activity, ये पूरी कंपनी को लिक्विडेट करेगा, ये सब एसेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटीज को पे करेगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि लाइबिलिटी को पे करते वक्त आपको उनके ऑर्डर में पे करना है। ये चैप्टर है फॉर्मेट बेस्ड ही, लेकिन ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी आप लाइबिलिटी पे करोगे तो इट विल बी पेड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर में हमें पे करना है, ठीक है। अब ये हमने जब इसको अपॉइंट किया तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये अपना रेम्युनरेशन चार्ज करेगा। तो इसका रेम्युनरेशन सम टाइम फिक्स होता है, सम टाइम फिक्स भी होता है, प्लस सम परसेंटेज ऑफ एसेट सोल्ड एंड सम परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटीज पेड, वो बेसिस पे हम इसको पे करते हैं। हमें ये एक स्टेटमेंट बनेगा, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एक ही अकाउंट बनता है। अब इसमें दो साइड है हमारे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जिसको हम बोलते हैं रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड। इट इज एज गुड एज कैश एंड बैंक अकाउंट, कि पैसा आया और पैसा गया। तो हम पहले रिसीट पार्ट कवर कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आ सकता है। पहले हम लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक। ना आपको प्रॉब्लम में क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी होगी, लेट्स से 31 मार्च तक की बैलेंस शीट दी होगी, और उसके बेस पे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे कि आपने कैसे कैसे एसेट्स को बेचा और कैसे कैसे लायबिलिटी को पे किया, इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो जो जो एसेट्स बेचा वो हम डेबिट साइड में लिख लेंगे। कैश एंड बैंक तो एज इट इज आ गया। अब डेबिट में हम लिखते हैं एसेट रियलाइज। अब जब एसेट रियलाइज की बारी करते हैं, एसेट रियलाइज में यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने रूल के हिसाब से, पहले मोस्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज को लेना है। कि पहले आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज में क्या आता है, आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पहले आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, डेटर्स आएगा, मतलब सब करंट एसेट्स पहले भी बिक जाता है, बिकॉज वो जल्दी बिक जाता है, रियलाइज हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, विल गो फॉर अदर फिक्स एसेट में। हम फिक्स एसेट में जाते हैं, फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर फिक्स एसेट, हम इनको पे करेंगे, ठीक है, सॉरी इनको सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे था टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज है, सरप्लस फ्रॉम मतलब ये लिस्ट बी वाला पार्ट है। जैसे मैंने ऊपर बोला था 10 लाख की मशीन है, उसमें 8 लाख हमने हाइपोथिकेट करके लोन लिया है, तो 10 लाख में से 8 लाख का लोन कट जाएगा तो बचा 2 लाख, वो 2 लाख ही यहाँ पे शो होगा। द प्रोसेस आगे, द प्रोसीड ऑन कॉल ऑफ शेयर्स। अब कॉल ऑन ऑफ शेयर मींस एंड में अगर हमारे पास ये सब एसेट रियलाइज करने के बाद लायबिलिटी को पे करते वक्त हमारे पास अमाउंट कम पड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ कॉल फ्रॉम दी शेयर होल्डर। अब जब हम शेयर होल्डर से कॉल करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास दो तरह के इक्विटी शेयर्स है, एक फुल्ली पेड अप है और एक पार्टली पेड अप है, तो पहले किन से पैसा मंगाना है, पहले पार्टली पेड अप से मंगाना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो तरह के शेयर्स है, दोनों पार्टली पेड अप है, एक 70 पेड अप है और एक 80 पेड अप है। तो अब यहाँ पे हम क्या करना है, पहले हम 70 वाले से 10 रुपीज मंगाएंगे। अब दोनों 80 पेड अप हो गए। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो भी अमाउंट है वो बाकी सब शेयर होल्डर से मंगाएंगे ऑन इक्वल बेसिस। अब पेमेंट साइड पे आते हैं, ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेमेंट वाला पार्ट। ये हमें यही ऑर्डर में पे करना, हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला ये है हमारा लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस क्या होता है, जब हम कंपनी बंद करेंगे तो आपको लॉयर को अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है कि वी वांट टू गो फॉर लिक्विडेशन बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू पे डेट और व्हाटएवर मे बी द रीजन। तो यहाँ पे आपको ये सब लीगल जो भी कोर्ट के चार्जेस है वो आपको पे करने होते हैं। देन है आपका लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। लिक्विडेटर जिसको हमने अपॉइंट किया है, जो अपना बिजनेस की एक्टिविटी बंद करने की एक्टिविटी कर रहा है, वो अपना रेम्युनरेशन पहले ही ले लेता है। क्यों अपना रेम्युनरेशन पहले लेता है, क्योंकि एंड तक हमें पता नहीं है कि हमारे पास डेफिशिएंसी होगा या सरप्लस होगा, ठीक है, तो इसलिए ये अपना रेम्युनरेशन पहले ही ले लेता है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ना, हमने बिजनेस बंद किया, उसके जो भी खर्चे होते हैं, जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, या फिर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हो गया, कोई क्लाइंट आया उससे मीटिंग किया, वट एवर एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस आप यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारे जो पहले तीन पार्ट है वो है लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंस, जिसको हम बोलते हैं LLL, 3L है यहाँ पे। अब आता है हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स प्रॉब्लम में दिया होगा, आपको हमेशा बोला होता है कि क्रेडिटर्स में इतना प्रेफरेंशियल है, तो सबसे पहले हम ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना है। बिकॉज प्रेफरेंशियल के अभी जैसे हमने बोला ये सिक्योर, जैसे अभी आप कोई वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उनकी सैलरी हमें देना है, मतलब देना ही, वो आउटस्टैंडिंग है तो वी हैव टू पे, ठीक है, उनको हम डिले नहीं कर सकते। एक बार जिनसे माल खरीदा उनको थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन इनको हमें पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर होल्डर। नो डिबेंचर होल्डर बेसिकली debentures are lender, they have lend
मनी टू दी कंपनी, तो हमें उनको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे डिबेंचर के नीचे आपको दिख रहा है इंटरेस्ट कंपोनेंट भी दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, अगर हमारा बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च और हम पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर को 30 जून, तो बैलेंस शीट के बाद हमने 3 मंथ डिले किया, तो हमें वो 3 महीने का इंटरेस्ट भी डिबेंचर को पे करना पड़ेगा। तो डिबेंचर को जब भी हम पे करेंगे तो इंटरेस्ट विल बी पेड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। उसके बाद आता है हमारा अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में दो पार्ट दिया होता है आपको, प्रेफरेंशियल और अदर्स। तो जो प्रेफरेंशियल है वो यहाँ आ जाएगा और जो अदर्स है वो अनसेक्योर्ड में यहाँ कवर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा उसके बाद जो बचेगा वो हम पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते वक्त अगेन सेम, अगर उनका प्रीमियम बोला है या उनको डिविडेंड बोला है तो वो वाला पार्ट भी आप क्या करोगे, उनको पे कर दोगे। ठीक है, लास्ट में हम पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हुए अगेन रूल अप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, अगर हमारे पास दो शेयर है, एक 70 वाला है और एक 80 वाला है, तो किसको पे करना है? तो पहले हम 80 वाले को 10 रुपया पे कर देंगे, जो जो ज्यादा पेड है या फुल्ली पेड है उनको 10 रुपीज पे कर दिया, तो अब ये भी 70 पे आ जाएगा और ये भी 70 पे आ जाएगा। अब हम जो भी बचा है वो दोनों शेयर होल्डर को देंगे ऑन इक्वल बेसिस। जितना बचा है उतने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके दैट विल बी गिवन ऑन पर शेयर बेसिस। तो ये जो लाइबिलिटी का फॉर्मेट है, जो ये पार्ट हमें इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट हमें देखना है, क्योंकि एसेट्स बेचा तो उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बेचा तो पैसा आ गया, लेकिन आप लाइबिलिटी को पे करते हो यही ऑर्डर में पे किया जाता है। तो ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, बहुत सिंपल है। तो हमने आज थ्योरेटिकल मतलब ये फॉर्मेट आप देख लेना, इसका हम जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए एक नया वीडियो बना करके हम शेयर करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर द डे।